हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरके स्टडी में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के भूगोल की नेक्स्ट क्लास, जो कि उत्तर का विशाल मैदान से है। और ये अपने भारत का मैप है, उसमें यहाँ से ये उत्तर का मैदान है और ये दक्षिण का पठार। और इसकी उत्तर के मैदान की उत्पत्ति है वो है अपने हिमालय से आने वाली नदियों और दक्षिण के पठार से नवजीवन महाकल्प के चतुर्थ क्वाड्रिकल्प के प्लेस्टोसीन युग। नवजीवन तो ये तो है अपना महाकल्प, और सिर्फ कल्प है वो है चतुर्थ यानी क्वाटरनरी कल्प। और युग है इसमें अपने प्लेस्टोसीन युग में हिमालय व दक्षिण के पठार से आने वाली नदियों से भी है। तो ये जो उत्तर का मैदान है वो अपने सिंधु नदी मुहाना से यहाँ से लेके गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मुहाना है जो कि बांग्लादेश में स्थित है, यहाँ तक है इसकी लंबाई है। इसकी टोटल लंबाई तो है 3200 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है जो है 2400 किलोमीटर, जिसमें से भारत का लगभग जो विस्तार है वो तो अपने 2400 किलोमीटर है। लेकिन इसकी अधिकतम जो ऊंचाई है, इस मैदान की अधिकतम ऊंचाई है वो है सहारनपुर के पास, जो कि 291 मीटर है। और इसकी औसत ऊंचाई है वो है अपने 200 मीटर। और इस मैदान का जो ढाल के अनुसार भौगोलिक वर्गीकरण है वो अपन निम्न प्रकार करेंगे। मैदान है उसका मैदानी भाग का भौगोलिक वर्गीकरण। इसमें ये अपने शिवालिक श्रेणी है। तो शिवालिक श्रेणी के जो नीचे का बड़े बड़े कंकड़ के रूप में पत्थर या जल पर युक्त क्षेत्र बड़े बड़े कंकड़ों के रूप में जो पाया जाता है वो है अपने बाबर। और बाबर के जस्ट दक्षिण में जो बड़े से छोटे रूप में ये भाग है अपना तराई का। ये दलदली भाग भी कहते हैं इसे। और तराई के बाद में है दो भागों के रूप में है ऊंचा भाग
ऊंचा भाग, ये भी ऊंचा भाग जो कि बांगड़ कहलाता है। और ये जो भाग है समुद्र में गिरते हैं डेल्टा के रूप में, इसे अपन डेल्टा कहते हैं। तो अब चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। भाबर प्रदेश जो ये शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, इसके जस्ट दक्षिण में ये जो बड़े बड़े कंकड़ या पत्थर के रूप में जलपार युक्त क्षेत्र है, ये भाबर क्षेत्र कहलाता है, जो ये वाला भाग है। और इसकी लंबाई है वो लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक होती है। भाबर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक होती है। औसत चौड़ाई है वो, कहीं कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और तराई प्रदेश है जो कि भाबर के जस्ट दक्षिण में है। ये भाबर के जो दक्षिण में ये धरातल पे प्रकट होता है। नदियों का द्वारा जो जल है, ये कंकड़ पत्थर में नदियों का जल है वो नीचे चला जाता है, मतलब पत्थरों में दिखाई नहीं देता। फिर यहाँ पे वापिस वो जल है ऊपर आ जाता है, क्योंकि कंकड़ पत्थर यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं तो पानी दिखने लग जाता है। तो यहाँ पे दलदल और संघन वनस्पति पाई जाती है। और विभिन्न प्रकार के कीटों के प्रभाव से, क्योंकि दलदली भूमि है तो वहाँ पे अनेक प्रकार के कीटों के प्रभाव से बीमारियों का प्रकोप ज्यादा रहता है, अतः इसे अस्वस्थकर प्रदेश भी कहा जाता है। तराई प्रदेश को पाकिस्तान से जो प्रतिगमन प्रवास के जो लोग यहाँ आते हैं, तो सरकार द्वारा उनको जो भूमि आवंटित की जाती है वो भी अपने यह तराई प्रदेश में उनको की जाती है। और उसके बाद में है ये जलोढ़ का मैदान। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा के जमाव से इसका निर्माण हुआ है, जो 3 भागों में बांटी जाती है। ये है जो अपना भाग है, ये जलोढ़ है, जलोढ़ का भाग है। ये पुरानी जलोढ़ बांगड़ प्रदेश जो कि पुरानी जलोढ़ या कांप मृदा के जमाव का क्षेत्र जहाँ नदियों का जल नहीं पहुंच पाता। ये जो ऊपर का भाग है ये वांगड़ कहा जाता है, इसे वांगड़ के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरानी जलोढ़ कांप मृदा के जमाव से जहाँ नदियों का जल पहुंच नहीं पाता ऊंचाई के कारण, यहाँ फसलों के उत्पादन के लिए सिंचाई की जाती है। जो ऊंचे भाग होते हैं उसको वांगड़ कहते हैं। अधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी परत पर लवणता जमी जाती है, जिसे रे या कलर भूमि कहा जाता है, इसलिए इसे रे और कलर भूमि भी कहा जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए रे और कलर जिप्सम, मतलब लवणता को दूर करने के लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ये अपने भूड़, वागड़ का ही भाग है जो मतलब भूड़ के रूप में अपेक्षे की क्रिया से मुलायम मृदा कट जाती है, जिससे शेष बचा हुआ कंकड़ों के जमाव को भूड़ कहा जाता है। नदियों के द्वारा पानी जो बहता है तो वहाँ पे ये अपने मुलायम मिट्टी है वो पानी के साथ बह के चली जाती है, तो उसके बाद जो बचता है वो शेष भाग जो मतलब चट्टानी टाइप का या कंकड़ पत्थर के रूप में उसे भूड़ कहा जाता है। तो उसके बाद होता है ये खादर, और ये भाग है अपने खादर का, जहाँ नदियों का द्वारा प्रति वर्ष यानी हर वर्ष नई मृदा पर नवीन कांप मृदा का जमाव किया जाता है, उसे खादर कहा जाता है। मतलब यहाँ पानी प्रति वर्ष बहता रहता है तो मिट्टी नई नई आती रहती है, और ये खादर भूमि कहा जाता है। ये सबसे उपजाऊ भूमि होती है खादर भूमि। और उसके बाद का जो ये भाग है डेल्टा का,
डेल्टा भाग नदी का नवीनतम कांप मृदा का जमाव है। ये है नवीनतम कांप मृदा का जमाव है, ये है अपने डेल्टा। अब ये भाबर है, ये है मोटे मोटे कंकड़ और जलयुक्त जो भाग है उसे तो भाबर कहते हैं। भाबर को अपन कहेंगे मोटे कंकड़, मोटे मोटे कंकड़ व जल परागम्य युक्त है, मतलब कंकड़ बड़े बड़े कंकड़ों में से जल निकलता है। और तराई भाग है वो है अपना दलदली व वनस्पति युक्त। संघन वनस्पति पाई जाती है और दलदली भूमि पाई जाती है, इसलिए यहाँ मच्छरों का लगभग प्रकोप रहता है और मलेरिया जैसी अनेकों बीमारियां पनपती है। अस्वस्थ कह सकते हैं इसको अपने को। और उसके बाद जो है वांगड़ भूमि, वांगड़ भूमि है वो है अपने पुरानी जलोढ़ भूमि को वांगड़ भूमि कहा जाता है। उसके बाद में जो खादर है वो है अपने नवीन कांप मिट्टी। और डेल्टा है वो अपने नवीनतम, एकदम नवीनतम कांप मृदा डेल्टा ग्रुप में पाई जाती है। एक बार बड़े बड़े शास्त्रीय नजरों से देख लेना। ये उत्तर का विशाल मैदान है, उसका मैदानी भाग का भौगोलिक वर्गीकरण है। और ये सबसे उत्तर में जो शिवालिक श्रेणी है उसके जस्ट दक्षिण के अंदर जो बड़े बड़े कंकड़ युक्त, मोटे कंकड़ युक्त जो भाग पाया जाता है उसको अपन भाबर कहते हैं। और इसकी चौड़ाई है वो लगभग 8 से 16 किलोमीटर के बीच में होती है। और भाबर के बाद में जस्ट तराई का भाग आता है जिसमें नदियों का जल वापस अपने को दिखने लग जाता है और भाबर में वो पानी छुप जाता है बड़े बड़े कंकड़ों की वजह से। तो ये भाग जो दलदली वनस्पति के रूप में यहाँ पाई जाती है, तो यहाँ अस्वस्थकार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे अनेकों प्रकार की बीमारियों का प्रकोप बना रहता है। उसके बाद अपने यहाँ जलोढ़ का भाग जो पुरानी जलोढ़ है उसे वांगड़ कहा जाता है। वांगड़ भूमि जलोढ़ कांप मृदा के जमाव का क्षेत्र है जहाँ नदियों का जल नहीं पहुँच पाता, ऊंचा भाग होता है इसलिए नदियों को जल नहीं पहुँचा। वहाँ फसलों का उत्पादन अगर किया जाएगा तो सिंचाई के द्वारा किया जाएगा। और मृदा की ऊपरी परत में सिंचाई के द्वारा अधिक सिंचाई के कारण वह लवणताएं जमी रहती है जिसे रह कलर भूमि भी कहा जाता है। और इस समस्या को दूर करने के लिए कलर समस्या को दूर करने के लिए मतलब लवणीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और बूढ़ अपेक्षी की क्रिया से मुलायम मृदा कट जाती है, अपेक्षी की वजह से मुलायम मृदा कट जाती है जिससे शेष बचे हुए कंकड़ों के जमाव को बूढ़ कहा जाता है। मुलायम मिट्टी कटने के बाद जो कंकड़ मिट्टी जमी रहती है उसको बूढ़ कहा जाता है। उसके बाद का जो भाग आता है ये अपने खादर का। तो खादर में जहाँ नदियों द्वारा प्रतिवर्ष हर वर्ष मतलब नई मिट्टी लाई जाती है, नवीन कांप मृदा के नाम से जान सकते हैं उसको, इसे खादर प्रदेश कहा जाता है। खादर प्रदेश ये है जो सबसे उपजाऊ मैदान हो जाए। उसके बाद डेल्टा प्रदेश भाग में नदी द्वारा नवीनतम कांप का जमाव किया जाता है। और ये है अपने डेल्टा नवीनतम कांप मृदा का जमाव किया जाता है। तो इसके बाद अपन प्रादेशिक वर्गीकरण।
मैदानी भाग का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है इसमें अपन देखेंगे जो ए पार्ट है अपना वो है पंजाब है, पंजाब है हरियाणा का मैदान। और अपने बी पार्ट है वो है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। एक नंबर है ऊपरी गंगा का मैदान, और 2 नंबर है मध्य गंगा का मैदान, और 3 नंबर है निम्न गंगा का मैदान। और ये अपने सी पार्ट है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसमें ये जो अपना पंजाब का मैदान है पंजाब का मैदान है, तो पंजाब के मैदान से शुरू करते हैं। पंजाब हरियाणा का जो मैदान है इसे दाएं बेट, दाएं या बेट, जो कि पुरानी जलोढ़ मृदा को दाएं कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को दाएं कहा जाता है। दाएं यानी बांगड़, बांगड़ तथा नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। पुरानी को तो बांगड़ या दाएं, और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। और एक अपने नाम आता है चोस। तो ये है वो सतलुज नदी द्वारा पंजाब में गहरे गहरे गड्ढे बनाती है। सतलुज नदी द्वारा पंजाब में गहरे गहरे गड्ढे बनाती है, उसे अपन चोस के नाम से जाना जाता है। ये शहर एक पंजाब के होशियारपुर जिले में, और ये गड्ढे है जो पंजाब के सर्दिक होशियारपुर जिला है वहां पर है। और एक नाम आता है दोआब, जिसे नाम से प्रतीत हो रहा है दोआब। दोआब का मतलब है 2 नदियों के बीच का उपजाऊ मैदानी भाग। जैसे एक ये नदी जा रही है और एक ये नदी जा रही है, तो इसके जो बीच का ये जो उपजाऊ मैदानी भाग है उसे दोआब के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो कुछ दोआब है उनका अपन अभी भी देखेंगे।
जैसे सिंधु नदी, सिंधु और झेलम नदी। सिंधु और झेलम के दोनों नदियों के बीच का जो भाग है उसे कहा जाता है सिंधु सागर दोआब। और झेलम और चिनाब नदियों के बीच का जो भाग है उसके बीच के भाग को कहा जाता है चाज या चाज दो आब। और उसके बाद है चिनाब और रावी के बीच में जो भाग है उसे कहा जाता है रचना दोआब। और रावी और व्यास नदी के बीच का जो भाग है उपजाऊ मैदानी भाग है वो बारी दोआब। और व्यास और सतलज नदी के बीच में जो भाग है उसे कहा जाता है बिस्त दोआब। ये है दोआब जो कि 1 2 3 4 5 और 6। सिंधु और झेलम के बीच में सिंध सागर दोआब है। झेलम और चिनाब के बीच में चाज या चाज दोआब है। चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब है। और रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब। और सतलज व्यास और सतलज के बीच में बिस्त दोआब है। और इन नदियों का क्रम भी यही है उत्तर से दक्षिण की ओर। ये अपने नदियां हिमालय क्षेत्र का जो भाग है इधर है इनकी स्थिति ऐसे, इनका क्रम ऐसे ही है। ये थोड़ा सही नहीं मिला। ये क्रम है इनका, ये सिंध है, ये झेलम है, चिनाब है, रावी है और ये अपने व्यास है। जो ये क्रम है वो ये। तो अब उसके बाद में अपन पार्ट बी को देखते हैं। ए पार्ट देख लिया पंजाब है हरियाणा का मैदान। और उसके बाद अपन देखेंगे गंगा का मैदान। तो अब अपन देखेंगे जो अपने बी पार्ट है वो है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान है, गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है जो कि दक्षिण में जो दक्षिणी उत्तराखंड, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो कि दक्षिणी यूके, उत्तरी पूर्वी राजस्थान,
यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, और उत्तरी एमपी और उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी एमपी और उत्तरी छत्तीसगढ़ व उत्तरी झारखंड का भाग आता है। गंगा के मैदान के भाग को भी पुनः 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें है 1 नंबर है अपने ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। ये रुहेलखंड का व अवध का मैदानी भाग है। ये भाग है ऊपरी गंगा का मैदान, वो है रुहेलखंड व अवध का मैदानी भाग है। मैदानी भाग है जो उत्तर पूर्वी राजस्थान का मैदानी भाग आता है, जो पूर्व की ओर 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा रेखा से निर्धारित होता है। ऊपरी गंगा के मैदान में वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर रेखा से निर्धारित होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस मैदानी भाग का मुख्य भाग है, और पश्चिमी यूपी इस मैदान ऊपरी गंगा का मैदान का मुख्य भाग है, जहां बांगड़ प्रदेश का विस्तार अधिक है, जहां पर बांगड़ प्रदेश का विस्तार अधिक है। उसके बाद आता है 2 नंबर मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का जो मैदान है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी, बिहार राज्यों का भाग है। राज्यों का भाग है। इस भाग में खाद्य भूमि का अधिक विस्तार है। मतलब ऊपरी गंगा के मैदान में तो बांगड़ भूमि का विस्तार अधिक है, और मध्य गंगा के मैदान में खाद्य भूमि का विस्तार अधिक है। विस्तार अधिक है। इस क्षेत्र में कहीं कहीं जल गर्त पाए जाते हैं, जिन्हें पटना के पास मध्य गंगा के मैदान में कहीं कहीं पे गहरे गर्त पाए जाते हैं। इसे अपने पटना में जल्ला के नाम से जाना जाता है। जल्ला व मोकामा पास में टाल के नाम से जाना जाता है। मतलब मध्य गंगा के मैदान में कहीं कहीं पे गहरे गर्त पाए जाते हैं, जहाँ पटना में तो उनको जल्ला के नाम से जाना जाता है, और मोकामा में उसको टाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है आखिरी तीसरा, वो है निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान है, ये है अपने पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल राज्य का भूभाग आता है जहाँ की भूमि अधिकांशतः खादर व डेल्टाई है। पश्चिम बंगाल का भूभाग आता है, वहाँ पे भूमि है जो लगभग खादर व डेल्टाई है। यहाँ पे भी निम्न गंगा के मैदान में भी कहीं कहीं पे गहरे गर्त पाए जाते हैं और यहाँ पे इनको गहरे नहीं, छोटे छोटे गर्त पाए जाते हैं, छोटे छोटे गर्त पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो गर्त पाए जाते हैं उनको बिल के नाम से जाना जाता है। तथा धरातल का ऊंचा भाग जहाँ नदी का जल नहीं पहुंच पाता उसे चर के नाम से जाना जाता है। चर, जहाँ ऊंचा भाग वहां पर नदी का जल नहीं पहुंच पाता उसे चर के नाम से जाना जाता है। और बिल का प्रयोग, ये जो छोटे छोटे गहरे गर्त पाए जाते हैं उसे बिल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग है जूट धोने के काम में किया जाता है, जूट धोने के काम में किया जाता है बिल का प्रयोग। तो उसके बाद अपन देखते हैं अपने ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये है अपने सी वाला पार्ट, वो है अपना ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये है अपने असम राज्य में। इस मैदानी भाग में माजुली नदी द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी में। यह नदी द्वीप पर मिसिंग जनजाति निवास कर जाती है। यहाँ पे जो जनजाति है वो है मिसिंग। माजुली नदी द्वीप में जो जनजाति निवास की जाती है वो मिसिंग जनजाति है। यह उत्तर के मैदानी भाग में गहन संगम जीवन निर्वाह कृषि का विकास हुआ है। यहाँ मुख्यतः फसलें हैं, वो है अपने गेहूं, चावल, गन्ना व जूट फसलों का उत्पादन होता है। तो ये तो अपने हो गया उत्तर का विशाल मैदान। और नेक्स्ट क्लास अपनी होगी दक्षिण का पठार, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानी जाती है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए आए हैं। और ये क्लास है आपको काफ़ी पसंद आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।